आप जब राजनीति जैसे क्षेत्र में आ रहे थे, वो भी 70-80 के दशक में, तो उस टाइम आपके माता और पिताजी का कैसा मतलब रिएक्शन था कि कुछ और कीजिए? या देखिए, मैं साथ दुर्भाग्यशाली रहा हूँ जी कि बहुत कम उम्र मेरे पिताजी और माता जी दोनों चले गए। जी इसलिए माता पिता का वो प्यार और स्नेह बहुत कम मिला। घर परिवार के लिए अगर एक कार्यकर्ता को आप हटा रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, वो भी निष्ठावान जो हो शुरू से। बिल्कुल निष्ठावान में रहा हूँ। कभी आज तक कोई उंगली नहीं उठा मेरे ऊपर, मेरे क्षेत्र के ऊपर, मेरे ईमानदारी के ऊपर, मेरे काम के ऊपर। पार्टी के लिए उतना ही काम किया, जनता के लिए उतना ही काम किया। और तब हमें अगर सजा दी जाती है, दुख का पल था। पहली दफा अनएक्सपेक्टेड था जब मंत्री बने हम। जी जब मोदी जी ने डायरेक्ट हमको फोन किया, अच्छा, तो मुझे आश्चर्य हुआ। अरे मैं मंत्री बन रहा हूँ, विश्वास ही नहीं हो रहा था। अंतोगत मोदी जी ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया। इसमें एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, राजनीति एक ऐसा फील्ड है जिसको कहा जाता है कि बहुत पेशेंस चाहिए। क्या कभी आपके जीवन में लगा कोई ऐसी घटना घट गई हो कि राजनीति में छोड़ दूं, ऐसा कुछ आया, या बस जनता का सोच के आप सोचे कि नहीं? बहुत बढ़िया आपने सवाल किया। मैं सब लोगों को बोलता हूँ जी, जो आदमी पेशेंस नहीं रखेगा कभी सफलता के सीढ़ी पर नहीं जाएगा। जी सफलता तो लगी रहती है। तो आदमी को धैर्य जरूरी है किसी भी काम के लिए। एक लड़का से मेरी बातचीत हो रही थी दिल्ली में, जी यूपीएससी का छात्र था। जी बोला 7 बार हमने प्रयास किया है। नवादा का लड़का था, 7 बार प्रयास किया है और 7वें बार में सफलता हासिल किया। और वो एक बार 2 बार में निराश हो जाता तो सफलता की सीढ़ी पर नहीं चढ़ता। इसलिए धैर्य और प्रयास दोनों करना चाहिए। धैर्य रखिए और प्रयास करते रहिए, सफलता की सीढ़ियों पर जरूर में चढ़ जाइएगा। नमस्कार देशवासियों, मेरा नाम मनीष यादव है। आज के इस खास पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। आपने देखा होगा ये सिलसिला हमने दिल्ली विधानसभा से मनीष सिसोदिया जी के साथ पद यात्रा कवर करते हुए शुरू किया था। जब मैं दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था तो मेरे अंदर ख्याल आया कि बिहार में भी चुनाव है। हमारे बिहार में बहुत ऐसे नेता हैं जो राजनीति के अलावा क्षेत्र में जो भी काम होते हैं उसको भी एक जनसेवक और एक जन नायक की तरह करते हैं। उन्हीं में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने चंपारण से शुरुआत किया था। वहाँ पे एमएलसी भीषम सहानी जी का हमने पॉडकास्ट किया, रामनगर की जो विधायक हैं भागीरथी देवी, फिर हम बैकुंठपुर आए। यहाँ पे जो तीनों प्रत्याशी उम्मीदवार हैं और तीनों विधायक रह चुके हैं, मिथिलेश तिवारी जी हो, मंजीत सिंह जी हो या प्रेम शंकर यादव, तीनों का अपना अपना राय जाना। तो मुझे जानकारी मिली कि सर का आगमन बैकुंठपुर की धरती पे हो रहा है श्री कृष्ण जन्माष्टमी के छठियार के रूप में। तो सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और जहां तक मैंने आपके बारे में जानने का प्रयास किया तो आपकी राजनीति की शुरुआत डिप्टी मेयर के रूप में हुई थी। उससे पहले हुई थी। मैं 1977 में अपने नूरा नारायण कॉलेज का छात्र संघ का अध्यक्ष हुआ जी, और उसी के कुछ दिन बाद मगध यूनिवर्सिटी का छात्र सेनेटर हुआ जी। तो छात्र राजनीति से मैंने प्रारंभ किया और बाकी दिनों में डिप्टी मेयर भी हुआ। ठीक जी, और लंबा जी। उसके बाद सर मैं पूछना चाहूंगा कि आप जब राजनीति जैसे क्षेत्र में आ रहे थे, वो भी 70-80 के दशक में, तो उस टाइम आपके माता और पिताजी का कैसा मतलब रिएक्शन था कि कुछ और कीजिए? देखिए, मैं साथ दुर्भाग्यशाली रहा हूँ जी, बहुत कम उम्र मेरे पिताजी और माता जी दोनों चले गए जी। इसलिए माता पिता का वो प्यार और स्नेह बहुत कम मिला। मगर जो हमारे संयुक्त परिवार से मैं पला बढ़ा, तो अन्य दूसरे जो लोग थे, जो हमारे गार्जियन थे, चाहे हमारे चाचा जी हों, तो चाचा जी ही मेरे अभिभावक थे। उन लोगों का बहुत, चाची मेरी दादी लंबे टाइम तक जीवित रही और उनका आशीर्वाद लगातार मुझको मिलता रहा जी। तो मैं दुर्भाग्यशाली हूँ कि माता पिता का जी बहुत कम समय तक कहीं ना कहीं आपके जीवन में कमी खलती रहती है उस चीज की। हाँ, स्वाभाविक है जी। माता पिता का स्थान तो कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं ले सकता। तो मैं अपने आप को लगता है कि अच्छा नहीं मानता हूँ कि मेरे माता पिता बहुत जल्द चले। तो परिवार के और लोगों का क्या रिएक्शन था जब आप? बहुत ज्यादा। हमारे परिवार का खूबसूरती ये रहा जी कि कभी मैं फील ही नहीं किया कि मेरे माता पिता नहीं है जी। उस सारी कमी को हमारे परिवार के जो अन्य सदस्य थे उन्हें पूरा किया। और वही कारण है
कि मैं यहाँ तक पहुँच पाया। जी। परिवार सपोर्ट नहीं किया होता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचा। जी। उसके बाद जब आप पहली बार संसद में पहुंचे तो उस समय के बारे में बताइए कि आप किस पार्टी से पहुंचे और आपके अंदर वो कौन सा ऐसा खुशी का पल था कि आपको लगा कि जीवन में एक जो छोटा सा बच्चा जो गांव में मिट्टियों में खेल रहा था वो आज देश के संसद तक पहुंच के आवाज बना है। मेरा ये जब सार्वजनिक जीवन में आदमी राजनीतिक या सामाजिक कार्यकर्ता काम करता है जी तो उसका उद्देश्य यही होता है सब लोगों का, जी छोटा कार्यकर्ता बड़ा कार्यकर्ता, बिल्कुल कि हम सदन में जाए। जी तो पहले तो मैं विधान परिषद का सदस्य हो गया। जी उसके बाद हमारे उस समय के तत्कालीन जो हमारे नेता रहे आदरणीय लालू जी, जी उन्होंने मुझको बुला के टिकट दिया और पहली बार पार्लियामेंट में गया। अब समझिए कि जो आदमी विधानसभा का ख्वाब देख रहा हो उसको पार्लियामेंट में अगर जगह मिल जाए जनता के आशीर्वाद से, पल उसको हम भूल नहीं सकते। जी। तो ये 1991 का शायद टाइम था जब आप पहली बार संसद गए थे। नहीं, वो बाई इलेक्शन हुआ था। जी तो 1991 में तो चुनाव जरूर हुआ जी और हम 93 में वहाँ गए जी बाई इलेक्शन में। जी गुजराल साहब लड़े थे पहले, कंप्रोमांड हो गया चुनाव, फिर हमें पार्टी ने मौका दिया, हम जीत गए 1993 में। जी। उसके बाद सर आप बहुत टाइम तक अलग अलग जब भी आप लोकसभा लड़े तो आप विजयी रहे, लेकिन जब एक पल ऐसा आया, पहले आपको लोग राजनीतिक भाई कहते थे लालू जी के, लेकिन जब आपका टिकट कटा तो उस टाइम आपके अंदर क्या मतलब मन किस पीला था क्योंकि मैं कार्यकर्ता था और पार्टी ने ही मौका दिया, लालू जी ने मौका दिया, इसमें कहीं दो मत नहीं है। मगर मुझे पीड़ा तब हुई बेवजह मुझे कत्ल कर दिया गया जी और मेरे जगह पर कोई पार्टी के कार्यकर्ता अगर आता तो मैं रिवोल्ट शायद नहीं करता। जी घर परिवार के लिए अगर एक कार्यकर्ता को आप हटा रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, वो भी निष्ठावान जो हो शुरू से। बिल्कुल निष्ठावान में रहा हूँ, कभी आज तक कोई उंगली नहीं उठा मेरे ऊपर, मेरे चरित्र के ऊपर, मेरे ईमानदारी के ऊपर, मेरे काम के ऊपर। पार्टी के लिए उतना ही काम किया और जनता के लिए उतना ही काम किया जी और तब हमें अगर सजा दी जाती है तो दुख का पल था। जी। फिर लगातार आप 2 बार अपने आप को साबित भी किए मीसा भारती जी के सामने, लेकिन जो पिछला लोकसभा चुनाव था उसमें कहीं ना कहीं एक निराशा आपको हाथ लगी, तो इस पे मतलब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? चुनाव में हार जीत होते रहता है जी होता है चुनाव में हार या जीत, तो सच को स्वीकारना चाहिए। इसके कई कारण हमें विस्तार से नहीं जाऊंगा। जी जी कहीं न कहीं बहुत सारा कारण है, पार्टी के अंदर का, पार्टी के बाहर का। मैं उसको स्वीकार लिया, जनता ने मुझे अपना प्रतिनिधि नहीं चुना, उसको स्वीकार रहा हूँ, स्वीकार करके आज मैं उनके बीच में काम कर रहा हूँ। जी। एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, जब 2014 में आप भाजपा में जुड़े और लोकसभा में आप बहुत अच्छे बहुमत से लगभग 40,000 वोट से आप जीते थे जी, तो जब आप गए तो आपको मंत्रालय भी मिला जो स्वच्छ भारत मिशन जो भी था सब आपके अंतर्गत आता था, तो उस पहल के बारे में बताइए कि वो कितना बढ़िया सोच था मोदी जी का या क्या था? एक्चुअली मैं पहली दफा गया था 14 में, चुनाव जीत गया, जनता ने जिताया और मोदी जी ने बुला करके मुझको अपने मंत्रिपरिषद का सदस्य बनाया जी। तो हमको तो विश्वास ही नहीं था। जहाँ मैं लंबे अर्से तक काम किया, पार्टी ने तो कभी मौका मिला, पार्टी को मुझे मौका नहीं मिला, अब कारण मैं नहीं जानता, मगर पहली दफा अनएक्सपेक्टेड था जब मंत्री बने हम जी। जब मोदी जी ने डायरेक्ट हमको फोन किया अच्छा, तो मुझे आश्चर्य हुआ, मैं मंत्री बन रहा हूँ, विश्वास ही नहीं हो रहा था। खैर अंतोगत्वा मोदी जी ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, पार्टी ने मौका दिया, मुझको मंत्री बना, बहुत सुखद पल था। और जो जिम्मेदारी मिली पेयजल स्वच्छता का, मैं बहुत ढंग से मैंने काम किया, तो देश भर में घूमा और जो सरकार का पॉलिसी था हर घर में शौचालय और पानी की व्यवस्था हो, हालांकि पेयजल स्वच्छता मंत्रालय में एक ही साल तक लगभग रहा, एक या 100 साल तक रहा हूँ। फिर बाद में ग्रामीण विकास मंत्री रहे आप, विभाग हमको मिल गया। जहाँ भी जिम्मेदारी मिली बहुत निष्ठा से मैंने काम किया और देश की जनता को
तो भारत सरकार की नीति थी, मोदी जी की नीति थी, उसके अनुसार। और इसमें मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी का जो विजन है 2047 तक अमृत महोत्सव कि हम 100 साल तक जाएं तो भारत विकसित हो, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मोदी जी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। बहुत विजनरी है जी। बहुत दूर के सोचते हैं, बहुत कम प्राइम मिनिस्टर सोचते हैं मेरे समझ से। उनके साथ काम का जितना मेरा स्टडी है, अटल जी के बाद मुझे भी लगता है कि जो विजन लेके चलते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी का बहुत बढ़िया विजन था। आज गांव में सड़कों का जो जाल बिछ गया है तो किसी और का नहीं, अटल जी के सोच के। और कई एग्जाम्पल है जो अटल जी ने देश को दिया, पूर्ववर्ती कांग्रेस पार्टी की सरकार को नहीं दी। जो हम परमाणु परीक्षण भी देख सकते हैं, बहुत सारा परमाणु परीक्षण, बहुत सारा चीज है जी, लंबा हो जाएगा। जी जी बिल्कुल। तो बहुत ही क्लियर कट मोदी जी का विजनरी है, सोच है। और 2047 तक विकसित भारत बने, इसके लिए उनका संकल्प भी है और काम भी हो रहा है, पैसा भी आवंटन हो रहा है। तो हर क्षेत्र में एक प्लान के तहत और कार्य योजना बनी है और उसके लिए धनराशि आवंटित किया जा रहा है जी, ताकि 2047 तक भारत विकसित हो जाए जी। तो काम चल रहा है जी। अच्छा, इसमें एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, राजनीति एक ऐसा फील्ड है जिसको कहा जाता है कि बहुत पेशेंस चाहिए। क्या कभी आपके जीवन में लगा कोई ऐसी घटना घट गई हो कि राजनीति में छोड़ दूं, ऐसा कुछ आया, या बस जनता का सोच के आप सोचे कि नहीं? बहुत बढ़िया आपने सवाल किया, जो मैं सब लोगों को बोलता हूँ जी। जो आदमी पेशेंस नहीं रखेगा कभी सफलता के सीढ़ी पर नहीं जाएगा जी। सफलता तो लगी रहती है जी, कभी उतराव, कभी जिंदगी के दो पहलू हैं। हाँ, तो आदमी को धैर्य जरूरी है किसी भी काम के लिए जी। एक बार परीक्षा में कोई नहीं निकला, भागीदारी नहीं निकला जी, दोबारा को एक लड़का से मेरी बातचीत हो रही थी दिल्ली में जी, यूपीएससी का छात्र था जी। बोला 7 बार हमने प्रयास किया, नवादा का लड़का था। अच्छा, नवादा जिले का। 7 बार प्रयास किया है और 7वीं बार में सफलता हासिल किया जी। अगर वो एक बार 2 बार में निराश हो जाता तो सफलता की सीढ़ी पर नहीं चढ़ता जी। इसलिए धैर्य और प्रयास दोनों करना चाहिए। धैर्य रखिए और प्रयास करते रहिए जी, सफलता की सीढ़ियों पर जरूर चढ़ रहिएगा जी। कि जो बिहार की जनता है, हमेशा कहीं ना कहीं बिहार में जाति और राजनीति साथ में चलती है, ऐसा लोग कहते हैं और कहीं ना कहीं चुनाव में दिखता भी है। तो क्या आप क्या कहना चाहेंगे कि इस विधानसभा में जाति से ऊपर उठ के कहीं ना कहीं विकास के भी मुद्दों पे हमें वोट देना चाहिए? मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। बिहार में क्या, देश में ही जाति पाति सब चलते रहता है जी, मगर जो आज की युवा पीढ़ी, उसकी सोच में बदलाव होनी चाहिए और काम के आधार पर वोट करना चाहिए। जो आदमी काम न करे और उसको वोट मिलते रहेगा तो आपके क्षेत्र का विकास होगा ही नहीं। आखिर बिहार का जो नुकसान हुआ या देश का नुकसान हुआ, कांग्रेस पार्टी 60 वर्षों तक राज किया जी। अगर उसके काम का आकलन कर लिया जाए 60 वर्ष का और मोदी जी के 15 साल का आकलन कर लिया जाए 12 साल का, आसमान जमीन का अंतर आपको दिखाई देगा। तो इसलिए काम के आधार पर अपने प्रतिनिधि को चुनना चाहिए और मैं समझता हूँ कि सोच में बदलाव धीरे धीरे आ रहा है और मौका 5 साल का मिलता है, वो आपके लिए टेस्ट परीक्षा है। आप अगर सफलता हासिल कर लेते हैं तो फिर आपको मौका मिलेगा। और अभी भी वो विचारधारा, जो पुराना विचारधारा है, उससे हम पूरी तौर पर निकले नहीं हैं जी। आज भी सोच में वही है, जाति पार्टी वो सब कुछ से अलग हट करके जो नेता, जो नेतृत्व, जो शासन, जो सरकार आपके लिए चिंता कर रही है, आपके लिए काम कर रही है, आपका विकास कर रही है, उसको निश्चित तौर पर सब कुछ से ऊपर उठ करके अपना आशीर्वाद है। तेजस्वी जी बहुत सारे रैली कर रहे हैं, अभी राहुल गांधी जी के साथ एक बिहार यात्रा भी कर रहे हैं कि वोट अधिकार यात्रा जी, वोट अधिकार यात्रा की वोट चोरी कर रही है भाजपा, एनडीए और चुनाव आयोग मिलके, और वो ये भी कह रहे हैं कि इस बार भाजपा का सुपड़ा ही साफ कर देंगे। तो इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे विरोधी दल के नेताओं पर हंसी आ रही है जी। वोट अधिकार रैली कर रहे हैं, आपने देखा कि मतदाता
पुनरीक्षण हुआ जी उसके अपने इंडिपेंडेंट संस्थान है, उनका अपने नियम संवैधानिक है। बॉडी है। जी संवैधानिक बॉडी में सबको विश्वास है, आस्था है। चुनाव आयोग भी संवैधानिक बॉडी है और शुरू से अपना काम करते आ रही है। कोई पहली दफा मतदाता पुनरीक्षण का काम नहीं हो रहा है, जी 2003 में भी हुआ था। तो ये सवाल आज ही क्यों खड़ा करने का काम किया जा रहा है? कहीं ना कहीं गुमराह करने का कोशिश किया जा रहा है। बिल्कुल जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। ये मुद्दा विहीन लोग हैं, इनके पास सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का तो आरोप लगा नहीं सकते हैं, खुद भ्रष्टाचारी रहे हैं। जी पिछले बार कांग्रेस पार्टी की जो सरकार गई और मोदी जी की सरकार आई, उसमें सबसे बड़ा सवाल था भ्रष्टाचार। जी तो मोदी जी के 12 साल के शासनकाल में कोई प्रूफ कर दे कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है तो ये मुद्दा ही नहीं है। तो लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए वोट चोरी कर लिया तो फलाना कर लिया। कहाँ चोरी किया है? जिन लोगों का नाम आपने बताया कि इनका वोटर लिस्ट में नाम था, कट गया, फलाना हुआ, तो आके साफ कर दिए कि मेरा था और है। जी उसको तो ऑप्शन दिया गया है कि जिन लोगों का नाम अगर कट गया है वही तो वो साबित करें, अपना डॉक्यूमेंट दिखा अपना जाकर के साबित करें। तो प्रक्रिया चली रही है, मगर इसको जो इशू नहीं है उसको इशू बना करके जनता को गुमराह करके फिर सत्ता हथियाने के लिए सोच रहे हैं। मगर बिहार की जनता बिल्कुल जागरूक है। जी ऐसे लोगों के जो बिहार को बर्बाद करने वाले लोग हैं, देश को बर्बाद करने वाले लोग हैं, इनको बहुत लंबा मौका मिला है। इन्होंने कुछ नहीं करने का काम किया बल्कि देश के लूटा है खजाने को। तो ऐसे लोगों पर जितना भी कोशिश कर ले, ऐसे लोगों पर कोई विश्वास बिहार और देश की जनता न की है न करेगी। जी मैं एक युवा हूँ जो पॉडकास्ट के क्षेत्र में, खास करके बिहार जैसे क्षेत्र में, बिना किसी ऐसे मुद्दों पे जिस पे किसी से ऐसी बात निकलवाई जाए और चैनल को आगे बढ़ाया जाए। मेरा प्रयास ये है कि एक जन सेवक कैसे अपने जीवन में शुरुआती पलों से लेकर एक शिखर तक पहुंचता है, तो क्या क्या संघर्ष देखता है। तो मेरा एक ये प्रयास है। तो आपको आज का ये पॉडकास्ट मेरे साथ करके कैसा लगा? 2 शब्द बोले ताकि मैं प्रेरित तो सबसे पहले आपके फोरकास्ट, आपके प्रयास को मैं सलाम करता हूँ। जी आप कम उम्र के बच्चे हो, मैं आपका भविष्य उज्जवल हो ये कामना करता हूँ। और आप में जो टैलेंट है उस टैलेंट का उपयोग करते रहिए और जनता की आवाज़ आपके चैनल के माध्यम से जो पीड़ा है, जो दर्द है, जो बेईमानी है, जो भ्रष्टाचार लगता है आपको जी कि जमीन पर ये मामला देश की जनता के हितकारी नहीं है, उसको मामले को आगे उठाइए, आवाज़ बनिए और बिल्कुल निष्पक्ष और स्वतंत्र होकर के जो आपका चैनल है तो लोगों की आवाज़ रखे, लोगों की समस्या रखे, यही कामना है। और आपको बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर से मिलकर काफी अच्छा लगा। ये एक अनएक्सपेक्टेड पॉडकास्ट आप कह सकते हैं, क्योंकि मैं कल पटना में था और जब मुझे पता चला कि बैकुंठपुर में छठियार कार्यक्रम है तो मैंने सोचा कि मैं यादव समाज से हूँ तो मुझे भी जाना चाहिए, देखना चाहिए कि वहाँ पे कौन कौन आ रहे हैं और उनका अपना क्या मतलब व्यक्तिगत रूप से क्या अनुभव है और क्या साझा करना चाहते हैं। तो सर से यहाँ मौका मिला आज पॉडकास्ट करने का। तो इससे मुझे यही सीख मिलती है कि इंसान को हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, किस पल आप किस व्यक्तित्व से मिल जाएं और आपके जीवन में कुछ और नया सीखने को मौका मिले। तो आप मेरे इस प्रयास को सफल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं मनीष यादव, योर मनीष यादव चैनल के जरिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे इस प्रयास को सफल बना रहे हैं। जय हिंद। मिलते हैं पटना में अगले पॉडकास्ट में।